आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जलमंडल। क्या पढ़ने वाले हैं? जलमंडल से तात्पर्य है कि भाई पृथ्वी का वह स्थान जहां पर पानी या जल से आवृत अर्थात घिरा हुआ है, जहां पर पानी भरा हुआ है। ठीक है। हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हमें तीन मंडल मुख्य तौर से दिखाई देते हैं। सबसे पहला आपको जो दिखाई देता है वो है आपका स्थल मंडल, जहां पर हम सब बैठे हैं। ये हमारा क्या है? स्थल मंडल। ठीक है। और हमारे चारों तरफ जो वायु का आवरण है, उसे हम बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और जहां पर पानी भरा हुआ है उसे बोलते हैं जलमंडल। ठीक है। तीन मंडल हमको मुख्य तौर पर दिखाई देते हैं। और एक चौथा मंडल जो कि आपको सिर्फ महसूस करना पड़ता है, आभासी मंडल है, उसे हम बोलते हैं जैव मंडल। जैव मंडल क्या चीज होती है? जैव मंडल वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल जहां पर मिलते हैं उसे जैव मंडल बोलते हैं। जैव मंडल कोई अलग से चीज नहीं होती। जैव मंडल सिर्फ वह स्थान है जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं। क्या है? समुद्र की बहुत ज्यादा गहराइयों में जीवन उतना संभव नहीं है। आकाश की अनंत ऊंचाइयों में जीवन उतना संभव नहीं है। पृथ्वी की बहुत गहराई में जीवन संभव नहीं है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि जहां पर वायुमंडल जलमंडल मिलते हैं, ये वायुमंडल जलमंडल इस इलाके में मिल रहे हैं, या जहां पर वायुमंडल स्थलमंडल मिलते हैं वहां पर क्या पाया जाता है? जीवन, जीव जंतु, जैव मंडल पाया जाता है। यहीं पर पेड़ पौधे हैं और यहीं पर जीव जंतु हैं। समुद्र की इस परत में भी ये मछली वगैरह है ना, ये सब क्या है? जैव मंडल, जहां पर जीवन है। तीनों मंडल का मिला हुआ स्वरूप क्या कहलाता है? जैव मंडल। इन तीनों मंडलों में से मैंने आपको स्थल मंडल की बनावट, संरचना, उच्चावच, स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां सब पढ़ा दिए हैं। वायुमंडल की मोटाई, वायुमंडल की विभिन्न परतें, वायुमंडलीय दाब, पेटियां, हवाओं के प्रकार, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। हमारा लास्ट मंडल बचा है जलमंडल। तो आज हम बात कर रहे हैं जलमंडल की। किस बात कर रहे हैं? जलमंडल। जलमंडल से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जहां पर पानी भरा हुआ है, अगर हम देखें पूरे इस मैप में तो हमको दिखाई देता है कि ज्यादातर हिस्से पे क्या है? पानी। क्या है? पानी। ये जो आपको नीला नीला कलर दिखाई दे रहा है, ये पूरा पृथ्वी पर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है। अगर हम कहें तो लगभग हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से पर जल है? 71% पर क्या है? जल है। और 29% पर क्या है? 29% पर क्या है? स्थल है। स्थल 29% पर है। तो ज्यादातर भूभाग में क्या है? जल भरा हुआ है। अच्छा, और भी हम देखें थोड़ा इस तरीके से कि ये भूमध्य रेखा है, और आप जानते हैं भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इधर ध्यान देना, इधर फोकस। ये पूरा ग्लोब है। इस पूरा ये पृथ्वी गोल है। ये पूरा एक गोला है कि नहीं? आधे गोला क्या बोलेंगे? गोलार्ध। पूरा गोला, आधा गोला, उत्तरी गोलार्ध, गोलाधन अर्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। आप इस लाइन के ऊपर देखें तो आपको जमीन ज्यादा दिखाई दे रही है, जबकि यहां पर जमीन कम दिखाई दे रही है। मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कम है और दक्षिण गोलार्ध में जल की मात्रा दिख रही है। आपको स्पष्ट तौर पर दिख रही होगी, सब लोग देख लो। इस इलाके में पानी ज्यादा है, जमीन कम है। इस इलाके में जमीन ज्यादा है, पानी कम है। ठीक है ना? सही में आ रही बात मेरी? अब जो पूरा जल, जितना जल है वह जल पृथ्वी पर कहां पर? तो मुख्य तौर पर तो आपको दिख रहा है महासागरों में ही है। काय में? अब अकेले महासागर तो होते नहीं। अगर हम जलाकृतियों की बात करें तो जल आकृति में सबसे बड़े महासागर होते हैं, उनसे छोटे सागर होते हैं, उनसे छोटी खाड़ियां होती हैं। क्या होती हैं? खाड़ियां होती हैं। ठीक है। बाकी तो फिर आप देखते हैं जल संधियां, जल डमरू मध्य, और भी जल आकृतियां दिखाई देती हैं। फिर हम
महासागरीय मग्न तट की बात करते हैं तो उसमें महासागरीय तट, महासागरीय ढाल, महासागरीय गर्त, महासागरीय मैदान, बहुत सारी जल आकृतियां या महासागरीय नितल की आकृतियां दिखाई देती हैं। आगे इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन, लगभग 2-3 दिन लगेंगे हमको जलमंडल खत्म कंप्लीट करने में, लेकिन आप समझ के पढ़ना। मैंने कहा कि भी नोट्स खोलें, आप नोट्स को मत देखो, अभी समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम जब समझ लेंगे चीज़ों को तो फिर आसानी से पढ़ लेंगे। जब तक हम समझते नहीं है तो सिर्फ क्या है कि अगर मैं समझा रहा हूँ, नोट्स देखते रहे हो, इधर उधर देख रहे हो कि या मन कहीं और है, तो फिर ना तो आपको महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, ढाल क्या है, गर्त क्या है, मैदान क्या है, सागरों के जल की विशेषता क्या है, तापमान का क्या प्रभाव है, लवणता का क्या प्रभाव है, ये सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट हैं, इसे आप धारणा बोलते हैं, ये हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए चीजें कि कहाँ कहाँ पर क्या है। चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि भाई आपको समझ में आ गई कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी भरा हुआ है और 29% भाग पर क्या है, जमीन। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब इतने बड़े भाग पर लगभग 2/3 हिस्से पर पानी भरा हुआ है और 2/3 हिस्से पर, 2/3 हिस्से पर पानी भरा हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा हमारी पूरी पृथ्वी को। आपको पता है कि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जल की अधिकता है, ठीक है। और जल अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी की हर परिस्थिति को यह बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। सबसे ज्यादा जीवन भी वहीं पर होगा, है ना। पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करेगा, वायुमंडल को प्रभावित करेगा, जैव मंडल को प्रभावित करेगा, सभी को प्रभावित करता है, ठीक है। तो हम चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा है भाई, जलमंडल। ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी के 70.8% यानी कि कितना, 71 ही हो गया जल, और 29% भाग पर क्या स्थल है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है जो आपको याद होना ही चाहिए। अगर मैं से एरिया की बात करूं, ये तो परसेंटेज में है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी पृथ्वी है साहब, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 100% हो गया, कितना हो गया, 100%। और हमने कहा साहब 71% पर जल, 71% पर जल और 29% पर क्या, स्थल। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो है क्या, 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें से हमने कहा 36 करोड़ पर क्या है, जल, और 15 करोड़ पर क्या है, स्थल। तो 36 और 15 कितने हो गए, 51। बात समझ में आई? अगर एरिया वाइज भी पूछा जाए तो हमें वो भी पता होना चाहिए। ये तो परसेंटेज में है और ये क्या है, एरिया, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें से 36 करोड़ पर जल है और 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जमीन है, स्थल है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है? अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया जो बहुत कुछ टेढ़ी चीज हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि साहब उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का प्रतिशत क्रमशः 61% क्या है, जल है, और 39% क्या है, स्थल है। नहीं, 61% पे क्या है, स्थल है, स्थल पहले है और जल बाद में है। उत्तरी गोलार्ध में मैंने क्या कहा था, स्थल ज्यादा है, जल कम है। ये क्या है, जल। ये किस गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम, उत्तरी गोलार्ध तुम लोग समझ गए ना, भूमध्य रेखा से ऊपर। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह 19 और 81 है, यानी 81% पर क्या है, जल, और 19% पे क्या है, स्थल। ये काय की बात कर रहा हूं, दक्षिणी गोलार्ध। ओवरऑल कह दिया हमने 71% पर जल और 29% पर स्थल। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कहें हमने तो कहा साहब 61% पर स्थल और 39 पर जल। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो 19% पर स्थल और 81% पर जल। क्लियर है ना, ठीक है। इस वितरण के कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहते हैं। इसी कारण से, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहते। क्लियर हो गया ना, सही में आ रही है?
महासागरीय जल की औसत लवणता 35% है। 35%। अब लवणता मतलब क्या होता है बेटा? खारापन। लवणता मतलब क्या होता है? समुद्र के जल कैसा होता है? खारा होता है। और इसे प्रति हजार में व्यक्त करते हैं, है ना? 1,000 ग्राम में, 1,000 ग्राम में कितने ग्राम लवण हैं? अब लवण क्या होते हैं? लवण मतलब नमक। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं? लवण बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? लवण। और समुद्र का जल खारा होता क्यों है? इन्हीं के कारण होता है। ठीक है, आगे हम लवणता के बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ बता दिए कि इतना क्या है, समुद्र का लवणता कितनी है? 35%। अब हम बात करें कि साहब, जैसे कि आपसे का खास तौर पर जब सागरों की बात करते हैं, तो महासागरों की जब बात करते हैं, तो हमारे पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर। 5 महासागर जो हैं आपको दिखाई इस पे दे रहे होंगे चित्र में। देखिए देखिए, जो सबसे पहले जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ये पृथ्वी को थोड़ा सा अलग तरीके से मैप लिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर पूरा आ जाए। जब हम इस तरीके से मैप लेते हैं ना, जब हम इस वाले मैप को उठाते हैं, तो आप इस वाले मैप में इसमें अंतर देख पाएंगे कि ये जो मैप है ना, आपको दिखाएगा कि यहाँ पर इस मैप से तुलना करिए आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर आधा इधर दिख रहा है और आधा इधर दिख रहा है। दिख रहा है? जबकि पृथ्वी कैसी है? गोल है ना, चौकोर तो है नहीं है। तो पूरी पृथ्वी आप आए, इसलिए क्या किया हमने भाई? इसलिए हमने आपके लिए ये प्रशांत महासागर पूरा का पूरा इस तरफ आ गया। ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्तर अमेरिका है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, और ये क्या है? हमारा एशिया है, ये रूस वगैरह या ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो इसके बीच में ये क्या है? प्रशांत महासागर। क्योंकि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर। इसका आकार त्रिभुज के जैसा है। कैसा है? त्रिभुज के जैसा, इस तरीके से है। ठीक है। दूसरा महासागर हमारा है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? ये अंग्रेजी के एस के आकार का है। क्या का है? अंग्रेजी के एस के आकार। और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, जो अंग्रेजी के एल के आकार का है, एल के आकार का। ये हिंद महासागर। 3 महासागर हुए। चौथा महासागर है हमारा अंटार्कटिक महासागर। ये कौन सा? इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, घटता बढ़ता महासागर, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों में बर्फ जम जाता है, तो जम जाता है, पिघल जाता है। और 5वां हमारा महासागर है कौन सा? आर्कटिक महासागर। इसको हम अंटार्कटिक को दक्षिण ध्रुवीय महासागर और आर्कटिक को उत्तर ध्रुवीय महासागर के नाम से जानते हैं। तो टोटल 5 महासागर आपके सामने हैं। आप देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर या उत्तर ध्रुवीय महासागर। ये तो 5 महासागर हैं। महासागर की परिभाषा क्या? वह जलीय क्षेत्र। महासागर की परिभाषा, वह जलीय क्षेत्र जिसका कोई निश्चित सीमा नहीं होती, उसे महासागर कहते हैं, है ना? वह जलीय क्षेत्र जिसकी कोई निश्चित सीमा, क्योंकि अभी आप कहोगे साहब के प्रशांत महासागर कहाँ से कहाँ तक है? आर्कटिक का है, पर लगभग मान लेते हैं कि यहाँ तक फैला हुआ है। ऐसी कोई बहुत बड़ा भूभाग, वह जलीय जल का वह बहुत विस्तृत भूभाग, वह जल का वह विस्तृत क्षेत्र, वह जल का विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत माने बड़ा क्षेत्र जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? और कितने महासागर हैं? 5। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को अंग्रेजी में कहते हैं पैसिफिक ओशन। क्या कहते हैं? महासागरों को ओशन कहा जाता है, और ये है पैसिफिक ओशन। ठीक है। हिंद महासागर को इंडस ओशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस ओशन। और अटलांटिक महासागर तो अंग्रेजी में है, इसे हिंदी में कहते हैं अंध महासागर। क्या कहते हैं? अंध महासागर। तो आपको हिंदी अंग्रेजी सबके नाम पते होने चाहिए। ये अंटार्कटिक महासागर, ये आर्कटिक, इसे हिंदी में बोलेंगे दक्षिण ध्रुवीय महासागर, इसे आर्कटिक को बोलेंगे उत्तर ध्रुवीय महासागर। हिंदी इंग्लिश दोनों ही नाम आपको पते होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब जब हमने महासागरों की बात कर ली है, तो इन महासागरों में या पूरी पृथ्वी पर जो 71% पानी है, या मैं कह सकता हूं कि 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। उस पूरे जल का, यानी कि हम मान लें कि पृथ्वी पर 100% जल, जितना भी जल है, टोटल जल जितना है,
कुल जल जितना भी है वह जल कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि साहब ये पृथ्वी का पूरा जल है उसका वितरण बता देते हैं हम। परसेंटेज में आप याद कर लेना, ये आयतन उसका भले ही याद मत करना या वैसे ही पढ़ लेना आयतन। जैसे मैंने कहा कुल कितना जल है, 100%। कितना है 100%? कुल का मतलब क्या होता है 100%। उसमें से सबसे ज्यादा जो जल है वो कहां पर है, महासागरों में, 97.25%। 97.25% जल काय में है महासागर। कुल जल का 97.25% जल काय में है महासागर। लगभग 2% काय में हिमानी ग्लेशियर बर्फ के रूप में जमा हुआ है हमेशा। 97, 97.5 और 2 कितना हो गया, 99.5, 99.5 हो गया ना। अब हमारे पास जल कितना बचता है, मात्र 0.5%, मात्र 0.5, आधा %। कितना बचा है पूरी दुनिया में। दो बड़े मजे की बात है, अगर होश में बैठे होगे तो जो व्यक्ति समझ पा रहा होगा, वो जिसके है ना चटपट चटपट करते हैं, कौन आंख उठा के देखे कौन वाली कंडीशन है ना, जो सो रहे हैं उन्हें कोई फर्क पड़ता। समझ रहे हो कितनी, इस बात को आंकड़ों को समझो कि 100% जल का लगभग 99.5% जल ऐसा है जो हमारे उपयोग का नहीं है। 100 पर जितना भी जल है उसमें से 99.5% जल ऐसा है जो हमारे उपयोग का है ही नहीं, क्योंकि 97.5% पानी तो महासागरों में, और महासागरों का जल तो खारा होता है, वो हमारे उपयोग का ना तो सिंचाई के उपयोग का है, ना पीने के उपयोग का है, ना किसी अन्य उपयोग में आ सकता है वो। और जो ग्लेशियर के रूप में जमा है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर या हिमालय जैसे पहाड़ों पर, तो वो भी जल हमारे किसी काम का नहीं है। क्या वहां से बर्फ लेके आओगे, पिघलाओगे, फिर पियोगे? कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो जल है पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर, उसका मात्र 0.5% ही जल ऐसा है जो हमारे उपयोग के लायक। 0.5%, समझना जरा बात को, 0.5%। इसीलिए कहते हैं जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, फलाना ढिकाना, जल बचाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम जल है ना। हम भंसारे से उठ के ही ब्रश कर रहे थे, टोंटी चालू कर दी, घस रहे हैं, वो पानी बह रहा है, और फिर अब रोड पर रहे हैं। अब पूछ लो, सबके ट्यूबवेल चले गए, अब की बेर पानी बरसो तो अब जमा लो, तो वो जो अपना तला है वो अमायु तला, जहाँ से असुर नगर पानी आता है ना, ज़्यादा ज़्यादा मार्च तक ही बाको दी एंड हो जाएगा। मई और अप्रैल मई जून का हुए वो तुम्हें हा पर जाएगी प्राण। ठीक है, महासागरों में लगभग 97.25% जल है, हिमानी और हिमटोपियों में लगभग 2% है, और भूमिगत जल लगभग कितना है ये याद कर लेना, 0.68%। भूमिगत जल मतलब क्या, जमीन के अंदर जल जो हम कुआं से और ट्यूबवेल से प्राप्त करते हैं, भूमि के अंदर भूमिगत जल। और झीलों में, झीलें मतलब तालाब, झीलें, लेक्स, है ना, कितना है 0.01%। मृदा में नमी के रूप में 0.0 है ना 5%, वायुमंडल में 0.01%, नदी नाले में 0.001%, और जैव मंडल में तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तुम्हें याद होंगी ये आंकड़े, आप इतना ही समझ लीजिए। 3 चीजें महत्वपूर्ण, कितनी है ये 3? 97.5% पानी महासागरों में, लगभग 2% ग्लेशियर में, और आधा % काय में भूमिगत जल जो हमारे उपयोग में लायक क्या है। एक तो भूमिगत जल है और दूसरी झीलें है ना, भूमिगत जल और झील। अब भूमि झील कितना सा है, 0.01%, तो मतलब बहुत ही नगण्य है, कुछ भी नहीं है, 0 ही है, लगभग लगभग बहुत ही कम। यही हमारे उपयोग के लायक है। बात सही में ही आपको। ये क्या है, पृथ्वी पर जल का वितरण। क्या है पृथ्वी पर जल का वितरण, कहाँ कहाँ पर कितना पानी है। इसलिए हमें पानी को सदैव बचाना चाहिए, फालतू वेस्ट नहीं करनी। हमने कहा साहब ज्यादातर पानी काय में है, महासागरों में। काय में? महासागर अब महासागर से जो लगी हुई चीजें हैं कुछ और आकृति, जैसे कि महासागर से छोटे होते हैं सागर,
और सागर से भी छोटे होती हैं खाड़ियां। खाड़ी को अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ महासागरों के बारे में हम जैसे बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ अन्य जलाकृतियां जिसकी बात करूं मैं, आप इसमें देखिए कि ये जो है, देखिए कि जैसे मैंने कहा आपसे कि ये प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर दिख रहा है आपको? अकेला यही नहीं प्रशांत महासागर, यहाँ भी है, ये भी तो प्रशांत महासागर है। आधा आधा हो गया, है एक ही, हमें आधा इधर दिख रहा है, आधा इधर दिख रहा है। अभी मैंने पृथ्वी घुमा के बता दी थी आपको, तो आप समझ गए थे कहाँ कहाँ। देखो ये देखो, आप यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पूरा एक साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ी पृथ्वी ऐसे घुमा दूंगा, ये इलाका यहाँ आ जाएगा, तो आधा प्रशांत महासागर इस तरफ दिखाई देगा, आधा इस तरफ दिखाई देगा। ओके, तो मैंने कहा ये जैसे कि ये महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ओके, ये सागर महासागर की क्या परिभाषा थी? वह जल के विस्तृत क्षेत्र जिनकी कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती महासागर कहलाते हैं। महासागर पृथ्वी पर 5 हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, है ना? 5 5 6 6 फिर बता दें। अब मैं कल पूछेंगे और तुमने कहूँ ना बता पाए तो तुमरे थोतरे तोड़ दो। मैं कहा थोतरे जान तो ना, इसलिए कहता हूँ होश में बैठना, घर पे अच्छे से पढ़ना और फिर क्लास में आना। और इस तरीके से इस रिदम में आप चल पाते हो तो क्लास में एडजस्ट हो पाते हो, नहीं फिर घर ही बैठो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। ठीक है, अब सागर, ये तो क्या हो गया महासागर। अब बात कर रहा हूँ सागर। सागर कह दूं, समुद्र कह दूं, सागर कह दूं, समुद्र कह दूं। सागर समुद्र की परिभाषा क्या है? जैसे हम एक सागर को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं मैं। थोड़ी देखिए, ये आपको दिख रहा है अरब सागर। क्या दिख रहा है? दिख रहा है अरब सागर? ये हमारा इंडिया है, अरब सागर। ये महासागर नहीं, ये सागर है। सागर की परिभाषा क्या है? सागर की परिभाषा ये है कि वह जलीय क्षेत्र, वह जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से किसी महासागर से घिरा है और एक ओर से काय से मिल रहा है, स्थल से नहीं, किसी खाड़ी से मिल रहा है। किसी से मिल रहा है, काय से मिल रहा है? खाड़ी से। या सॉरी, गलत कह दिया, रिपीट करते हैं इसको। वह जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से जो है जल से और एक ओर से महासागर से मिला है। 3 ओर से जल से और एक ओर से महासागर से। समझना, बात तो वही हो गई। आप तो यही सोचोगे ना कि साहब चारों ओर से पानी से तो गिर गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या कह रहा हूं कि महासागर किसे कहते हैं? जो 3 ओर से जल से और एक ओर से महासागर से। 3 ओर जल से मतलब चारों ओर से जल से ही गिरा है। बस एक किनारा जो उसका कैसा है, खुला हुआ है। यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? यहां से स्टार्ट हो जाएगा हिंद महासागर। क्या स्टार्ट होगा? ये पूरा हिंद महासागर, यानी कि ये पूरा का पूरा सागर है, ये अरब सागर है। ठीक है, इस तरफ से भी ये पानी से घिरा हुआ है, इस तरफ से ही पानी से, इस तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लेकिन ये पानी कैसा है? ये मैंने कहा साहब कि ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी, ये क्या है? खाड़ियां हैं। क्या है? खाड़ियां। और ये क्या है यहाँ पर? महासागर। क्या है? महासागर। बात सही में आ रही? तो ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 ओर से जल से और एक तरफ से महासागर से मिला होता है उसे कहते हैं सागर। जैसे कि अरब सागर, जैसे कि है ना दक्षिण चीन सागर, जैसे कि काला सागर, जैसे कि भूमध्य सागर, है ना। जैसे हमने कहा साहब, और देखिए अनेकों सागर, दुनिया में बहुत सारे सागर हैं। तो ये जैसे ये दिया है, ये बता देता हूँ मैं आपको, भूमध्य सागर। अब देखो ये भूमध्य सागर है, ये देख रहे भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर, एक ये भूमध्य सागर दिख रहा है, ऊपर यूरोप है, इधर नीचे अफ्रीका आ गया, ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर को आप देखोगे तो ये भूमध्य सागर देखो 3 ओर से कहाँ से घिरा हुआ है? जल से। और एक तरफ कहाँ से मिल रहा है? यहाँ पे महासागर से। किस महासागर से मिल रहा है? अटलांटिक महासागर। पास है ना? ठीक है, एक सागर तभी होगा जब उसका एक छोर कहाँ से मिल रहा होगा? महासागर। बाकी भले कछू के बीच में फंस जाए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कहा कि खाड़ी की। क्या बात कर रहे हैं? खाड़ी। खाड़ी माने अंग्रेजी में बोलते हैं गल्फ। क्या बोलते हैं? गल्फ। खाड़ी किसे कहते हैं? समझिए, जब महासागरीय जल, जब महासागरीय जल स्थल मंडल में प्रवेश कर जाए। क्या कह रहा हूं? जब महासागरीय जल
स्थल मंडल में घुस जाए, प्रवेश कर जाए, तो उस जगह को बोलते हैं क्या? खाड़ी। क्या बोलते हैं? खाड़ी। समझ में आई? चलिए यहां पर मैप में देखते हैं। देखिए मैप में देखते हैं अपन। देखिए जैसे जैसे कि ये आपकी हमने कहा साहब ओमान की खाड़ी है, तो ये पानी कहाँ घुस गया? अंदर। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाली खाड़ी। देखिए ये बंगाली खाड़ी है, तो ये जलीय क्षेत्र, ये पूरा स्थलीय क्षेत्र में घुसा है। कहाँ में घुसा है? स्थलीय क्षेत्र में। ये टच कर रहा है यहाँ पर, क्या कहलाएगी? बंगाल की खाड़ी, है ना। जैसे मैंने कहा कि साहब ये यहाँ पर हमारी आती है कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। कहाँ आती है? श्रीलंका भारत के बीच में क्या है? मन्नार की खाड़ी। बात सही में आ रही? अब ऐसे जैसे अनेकों क्षेत्र हैं, जैसे देखिए जैसे हमने कहा साहब ये फारस की खाड़ी। क्या हो गई? फारस की खाड़ी। ये क्या है? फारस की खाड़ी। कहाँ? अफ्रीका और एशिया के बीच में। या मैं इधर कह दूं, देखो ये आपको अच्छे सही में आएगा। देखो ये बैफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में पानी घुसते, क्या कहलाती है? बैफिन की खाड़ी। या आप देखो कनाडा के बीच में, तो ये क्या है? कनाडा है। इस कनाडा में अंदर पानी घुस गया, क्या क्या नाम है इसका? नाम क्या पड़ गया? हडसन की खाड़ी। क्या पड़ गया? हडसन की खाड़ी। ठीक है। ये देखो ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच में पानी घुस गया, इसका नाम क्या पड़ गया? मैक्सिको की खाड़ी। क्या पड़ गया? बात सही में आ रही है आपको? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्या होते हैं? खाड़ी। अब हम एक बार रिपीट करते हैं। महासागर जल के वह विस्तृत क्षेत्र जिनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। महासागर। महासागर 5 हैं। ठीक है। हमने कहा कि साहब प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक। क्लियर? जगते रहना और अपनी करियाई में ऐसे पीछे ऐसे बना के ना मुट्ठी में अच्छे ने ऐसे 2 बरस दिलू करे, लगा बीच बीच में अपन ने क्या आलस सो आ रहा है ऐसा। जो भट्टी के बगल में बैठे ना, दीवार के बगल में बिना कैसे खट्ट कर ले करे, खट्ट काय में मूड़े से ने पीछे पीछे दे लाई, जैसे जैसे बासा काया कने झटका से लग जाए अपने कि अपन क्लास में ही बैठे हैं, बीच बीच में से हो जाता है अपने संग। दूसरा सागर, वह जलीय क्षेत्र जो एक तरफ से महासागर से और 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, या खाड़ियों से भी कह सकता हूं। खाड़ी कह दे, जल कह दे, बात एक ही। हर जगह खाड़ी हो जरूरी थोड़ी ना है, खाड़ी हर जगह हो जरूरी थोड़ी ना है ना। जल से घिरा हुआ क्या कहते हैं? उसे सागर कहते हैं। जैसे दक्षिण चीन सागर, अरब सागर, लाल सागर, काला सागर, ऐसे अराफरा सागर, बहुत सारे सागर हैं। जावा सागर, फलाना सागर, ढिकाना सागर। सबसे उथला सागर हैगा कौन सा सागर? पीत सागर, जापान के पास में पीत सागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा हैगा? दक्षिण चीन सागर, शायद 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 का श्योर नहीं हूं। ठीक है। ये जैसे ये कैस्पियन सागर हैगा, ये दिख रहा है कैरेबियन सागर। कौन सागर? कैस्पियन सागर तो झील हैगी, है ना। जल संधि किसे कहते हैं? वह जब महासागरीय जल स्थल मंडल में प्रवेश कर जाता है तो उसे कहते हैं खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। उसे खाड़ी या गल्फ कहते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी, है ना, जैसे मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अम्मान की खाड़ी, बहुत सारी खाड़ियां हैं। ठीक है। अब एक लास्ट चीज जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, जल संधि के बारे में बात कर रहा हूं। क्या की बात कर रहा हूं? जल संधि। जल संधि। ठीक है। अब जल संधि क्या चीज है? देखिए जल संधि को समझिए आप। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, और ये आपको दिख रहा है श्रीलंका। क्या दिख रहा है? दिख रहा है? थोड़ा छोटा कर दूं, ज्यादा ज्यादा धुंधला हो जा रहा हूं। अब ठीक है इतना। अब आप इसको देखिए जरा कि ये आपको श्रीलंका है और ये भारत है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। भारत और श्रीलंका ये स्थल हैं, ये क्या है? जमीन। और ये पूरे में क्या भरा हुआ है? पानी। इधर का पानी इधर के पानी से कहाँ मिल रहा है? यहां मिल रहा है। जल संधि वह जलीय क्षेत्र है जो 2 स्थल खंडों को अलग करता है और 2 जल क्षेत्रों को मिलाता है, उसे क्या कहते हैं? जल संधि। क्या कहते हैं? क्लियर है ना? मैं कह रहा हूं कि साहब यहां पर मन्नार की खाड़ी है, छोटी सी खाड़ी, इसका नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का पानी कहाँ मिलता है? जल संधि में। इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है?
पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हम इसे जल डमरू मध्य भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जल। लेकिन जब जल डमरू मध्य कहा जाता है ना, तो फिर बड़ी बड़ी जल राशियों के नाम लिखे जाते हैं। जैसे मैं कहूंगा फिर क्या, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य में लाया जाता। सुनना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जल संधि छोटी छोटी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और जब मैं कह दूं जल डमरू मध्य, तो क्या है? जल डमरू मध्य तो क्या है कि अगर मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी मिलाओगे तो पाक जल संधि। पाक जल, छोटी छोटी जल राशियां जल संधि, बड़ी बड़ी जल राशियां जल डमरू मध्य। देखो एक और उदाहरण देता हूं, एक और इधर देखो, इधर देखो, इधर आ, 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 आ। अरे यार जहां दिखाया हो ना, ये थोड़ा सा इधर इधर हो, यहाँ इधर, ये देखो, देखो ये देखा तो तुम्हें, ये कोना दिख रहा है, कोना, ये जो कोना है ना, ऊपर कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर। कौन सा है? और नीचे कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। ये क्या है? अमेरिका का अलास्का। ये लिख रहा है ना अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका का ही भूभाग है अलास्का। और ये जो दिख रहा है नेक नेक सा पीला, ये कहाँ का है? रूस का। क्या है? रूस का साइबेरिया, रूस का साइबेरिया है। क्या है? रूस का साइबेरिया। ये चीजें तुम्हें ऐसे ही पता होना चाहिए। तो का है गो, और ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए। मैं हर दिन कह रहा हूं कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ठंडे पानी या दूध के साथ नक्शा देखिए, तब जाके आपको नक्शा में सारे देश, सारे महाद्वीप, सारे महासागर, सारी जल संधियां, सारी खाड़ियां, सब कुछ याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना, उठाओ एटलस, देखते रहो, बस पढ़ते रहो, रूट देखते रहो, यार ये क्या है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, टिक करते रहो। और एक अगर अगर आपको मैप का ज्ञान अच्छे से हो गया ना, तो आप समझ जाइए कि ज्योग्राफी में आपका 70% हिस्सा निपट जाता है केवल काय से? मैप से। और मैप में कोई बहादुरी काम नहीं, मैप कोई एक तरह की चीज भी नहीं है, और मैप का कोई पढ़ने का तरीका नहीं है। मैप तो उठाओ और देखो, जब भी टाइम मिले देखो। पर बात यह है कि टाइम तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, पर आप तुम्हें बात हमें करना नहीं है ना, वो दिक्कत होती है यार। नहीं करोगे ना तो फिर कभी जिंदगी में तुम ज्योग्राफी सीख नहीं पाओगे। मैं कितने अच्छे से पढ़ा दूं, मैं कितनी बता दूं। अब मैं कहूं साहब, यहां पर ऊपर देखोगे, यहां पर कौन सी जल संधि बताओ? पता है किसी को? है? भूल गए? सागर कौन से हैं? बेफिन की खाड़ी। और अरे बेफिन की खाड़ी कहां से आई? यहां पर है चुस्की सागर, चुक्सी सागर, चुक्सी सागर है एक। और नीचे कौन सागर है? नीचे नीचे कौन सागर है? बेफिन की खाड़ी है शायद, बेफिन की नहीं है। उसको कौन से अलग करती है? ये मेरे दिमाग से उड़ गई। एटलस देना, एटलस उसमें लिखी होगी। अरे मोदल्ला, इधर इधर मैं देख लेता हूँ, तू ढूंढत पड़ेगी। बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। ये है बेरिंग जल संधि। देखो सुनो बेटा, ध्यान सुनना, ये ऊपर है बेरिंग सागर। क्या कौन सागर है? बेरिंग सागर। ये है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। और ये नीचे है, ये नीचे है चुक चुक्सी सागर है, सॉरी कौन सा है? चुक्सी सागर। चुस्की मत लगा दीजिए, चुक्सी सागर है। ठीक है, ये तो सागर हो गए दोनों, एक सागर ये और एक सागर ये अलास्का और ये रूस। ये क्या है? दोनों स्थल। अब देखो ये क्या है? ये है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। और ये यहां पर कौन सागर है? आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक महासागर।
ये कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैंने बताया ये चुस्की सागर, ये बेरिंग सागर। ऊपर ऊपर है चुस्की सागर, ऊपर दिया है। चलो ठीक है, अपन सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ले, वो बाबा घूम नहीं रहा हूं। जो घूम रहा है, रुक, आइए। अरे मरन तो दे यार, ये इधर मैं दवाई लिख देता हूं मैं इसका। ये है हमारा बेरिंग सागर। आओ, बेरिंग सागर। ये है चुक्सी सागर, चुक्सी सागर। ठीक है, ये प्रशांत है, ये आर्कटिक है। अब मेरी बात सुनना, सागर है और ये महासागर है। मैं जो बता रहा हूं जल संधि और जल डमरू मध्य में अंतर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? अ- ये अलास्का, ये रूस, दो स्थलों को अलग करता है। ये जो पानी मिल रहा है यहाँ पर, ये जो पानी यहाँ पर मिल रहा है, ये पानी जो मिल रहा है, इसको यदि मैं संधि कहूंगा तो क्या कहूंगा? जल संधि। क्या कहूंगा? जल संधि। ये किसको मिला रही है? इसको ये मिला रही है बेरिंग, बेरिंग सागर एवं एवं चुक्सी सागर, चुस्की चुस्की सागर को मिला रही है कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। ठीक है, ओके। अगर मैं ये कहूं कि साहब जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य कहूंगा तो मैं कहूंगा क्या? प्रशांत एवं एवं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर को मिलाता है कौन सा? हमने कहा था बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। क्लियर हो गया? सुनिए, जल संधि किसे कहते हैं? जो दो स्थलों को अलग करती है। किसे अलग कर रही है? रूस को और अलास्का को। किसको मिला रही है? चुस्की सागर और बेरिंग से, चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जल संधि। और जब जल डमरू मध्य कह दिया तो प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब क्लियर हो गया? चलो, दो नाम हो गए, जल संधि, जल डमरू मध्य। अब एक और बात कर रहा हूं मैं, क्या है कि मैं कह रहा हूं साहब पास। क्या कह सकते हैं इसे? पास। क्या कह सकते हैं? पास। जल संधि को पास भी कह देते हैं, तो एक पास भी कह देते हैं, पास। ठीक है, एक और नाम कह देते हैं चैनल। क्या कह देते हैं? चैनल। क्या कह देते हैं? चैनल। जल संधि, जल डमरू मध्य, पास या चैनल, ये होते क्या है? दो स्थलों को अलग करना और दो जल राशियों को मिलाना। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आपको पता है ये हमारा इंडिया है, या मैं कह रहा हूं साहब यहां पर आप देखेंगे, आप ये इंग्लैंड है। अरे रे टच तो, ये इंग्लैंड दिख रहा है, इंग्लैंड। ये हमारा क्या है? ये इंग्लैंड है, ये पूरा क्या है? इंग्लैंड। और ये क्या है? फ्रांस। दोनों के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल। क्या है? इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? इंग्लैंड को और फ्रांस को। ठीक है, चैनल हो गया। या मैंने कहा कि साहब थोड़ा सा आप और देख लो, आप यहां देखो, इंडिया में जाते, हेलो, देखो ये ऊपर वाला जो है अंडमान है, और ये नीचे वाला क्या है? निकोबार। इन दोनों के बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। बात सही में आ रही है? भारत और पाकिस्तान के बीच में पाक जल संधि।
क्या है? पाक जल संधि। भारत और सॉरी श्रीलंका के बीच में, मैंने पाकिस्तान कह दिया, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। अच्छा, और भी तुम देखोगे यहाँ पर, तुम पर देखोगे कटचल, है ना, या और यहाँ पर देखोगे आप कोको पास। कौन सा पास है? भारत और अंडमान के बीच में कोको पास। और इधर नीचे जाओगे तो यहाँ पर क्या? ग्रैंड पास। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा पास आ जाता है? ग्रैंड पास। तो मैं जब समझा वो चाह रहा हूं तो अब जिन्हें पढ़ा नहीं रहा मैं, जी तो मैं तुमसे मार मार के याद करवा दूंगा कहाँ के बीच में कहाँ को पास। तुम्हें कहा तुम्हारे पुरखन याद हो जाएंगे जब तुम्हें लठ पर हो तो। कहा कि चैनल कहाँ के कहाँ को पास कहाँ है, कहाँ कहाँ की जल संधि कहाँ है, कौन है अलग कर रही हो, कौन है जोड़ रही है। अब तो मैं सिर्फ जा बता रहा हूं तो प्यारो के जल संधि, ठीक है, जल संधि हो गई हमारी। और क्या है? जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य और पास और चैनल। ये समझ गए ना का आइटम है जी? समझ में आ गई जी? ये काय से कहते हैं, तो ये शब्दावली क्लियर हो जाए अपने दिमाग में, पढ़ तो अपन लंग गई फिर। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहो देखो, दुनिया में कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर। प्रशांत महासागर, अंध, इसे अपन क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद, अंग्रेजी में इंडस ओशन। चौथा आर्कटिक, उत्तर ध्रुवीय महासागर। पांचवा अंटार्कटिक, दक्षिण ध्रुवीय महासागर। सबका एरिया दिया है, क्षेत्रफल सबसे बड़ा प्रशांत 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना? 16 का आधा 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कौन सा? अंध महासागर। 8 से एक कम 7 वर्ग किलोमीटर, बस 3 याद कर लो। प्रशांत महासागर 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर, अटलांटिक महासागर 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर और हिंद महासागर 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर। सुनना, ये तुम आंकड़े ऐसे याद नहीं होते, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे याद होते हैं। प्रशांत महासागर 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर, अटलांटिक उससे जस्ट आधा है 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर, उससे एक कम है हिंद महासागर 7 करोड़ किलोमीटर। समझ में आ गई मेरी बात? जितनी बड़ी हमारा जमीन है ना, उस जमीन से बड़ा है प्रशांत महासागर। 15 करोड़ पे है जमीन, 15 करोड़ पे है जमीन, जबकि अकेलो प्रशांत महासागर ही 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर पे है। बात समझ में आ रही है कछु? अकेलो प्रशांत महासागर ही 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 16 का आधा 8 पे है अंध महासागर, अटलांटिक महासागर। कितने पे? अटलांटिक 8 पे, अंध को ही अटलांटिक बोलते हैं, ठीक है, और हिंद महासागर 7 करोड़। तो ये दोनों याद नहीं करना क्योंकि ये घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध, बर्फ में, है ना। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। औसत गहराई की बात कर रहे हैं, गहराई समझ रहे हो ना, पानी के नीचे गहराई, कहीं बहुत गहरा है। सबसे गहरा गर्त तो प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 1100 मीटर है। कितनी है? 1133 मीटर। काय की? प्रशांत महासागर में कितना गहरा गड्ढा है जहां की गहराई कितनी है? 1133 मीटर। 1133 मीटर, या फिर किलोमीटर में बदलोगे तो 1100 नहीं, 11033, 11033, 11033 मीटर, 11033 मीटर। मतलब बाकी किलोमीटर में बदलोगे तो कितना होगा? 11 किलोमीटर। कितना होगा? 11 किलोमीटर। मतलब लगभग 11 किलोमीटर नो पानी पानी भरो है। जहां से चले जाओ साड़ोरा नो, इतो गहरो पानी पानी है। हाँ, साड़ोरा 15 है, उन्हें कम मान ली 4 किलोमीटर पहले रुक जाए। ठीक है, तो इतना गहराई में पानी पानी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, औसतन गहराई कितनी है पूरे समुद्रों की? कहीं कम कहीं ज्यादा, तो टोटल कितनी है? 3800 मीटर। और स्थल की ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई 840 मीटर। और स्थल की ऊंचाई कितनी है?
ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, हमारी जमीन भी समुद्र तल से ऊंचाई कहां से नापी जाती है? वाटर लेवल से। कहां से नापी जाती है? सागर तल से। कहां से नापी जाती है? सागर तल से। तो हम सागर तल से हम कितनी ऊंचाई पर हैं? आप कभी स्टेशन गए होगे तो आपने देखा होगा समुद्र सतह से अशोकनगर स्टेशन 500 मीटर लिखा है वहां पे। अशोकनगर को जो पीली रंग को बोर्ड लगा है ना स्टेशन पे, वो आप लिख रही है अशोकनगर। कोई ऐसा भलवा आदमी बैठो जो वो बोर्ड ना देखो हुए, सबने देखो है ना, पर बोर्ड लग रही है अशोकनगर, नीचे लिख रही है 5 समुद्र सतह से 500 मीटर ऊपर, है ना। दुनिया जहां पर भी स्टेशन है वहां पर ये लिखा रहता है। अब आप पहुंच जाओ हिमालय पे तो वो तो भैया 8,850 मीटर ऊंचा है, कहाँ से? समुद्र सतह से। और हम 500 मीटर ऊंचे हैं, कहीं पर 1,000 मीटर, कहीं पर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाओगे तो 250-300 मीटर है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। हम थोड़े ऊंचे हैं 500, क्योंकि हम पठारी हैं। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में वो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 मीटर नॉर्मल बात है वहां पर। पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, सबसे ऊंचे पर्वत, उनसे नीचे पठार, उनसे नीचे मैदान, सबसे नीचा सागर तल। तो औसतन जो ऊंचाई है हमारी पृथ्वी की स्थल की वो कितनी है? 840 मीटर। क्लियर है? पृथ्वी की औसतन ऊंचाई या स्थल की औसतन ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां है? माउंट एवरेस्ट। सबसे कम ऊंचाई कहां है? हमने कहा सार मेरी मृत सागर। कितनी है? मृत सागर झील, जो समुद्र की सतह से भी 397 मीटर नीची है। पानी ऊंची होगा और जमीन नीची हो गई। समझ में आ रही है कछू? क्या कह रहा हूं मैं? सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट और सबसे नीची जगह मृत सागर। मृत सागर जॉर्डन इजराइल की सीमा पे। कहा? 300। मृत सागर कह रहा हूं, मृत घाटी नहीं कह रहा होगा नींद में बैठी हुई तो। मृत घाटी कहां आएगी? कैलिफोर्निया में। और मृत सागर कहां है? डेथ सी। कहां पर है? जॉर्डन इजराइल की सीमा पर। डेथ सी वो वहां पर समुद्र की सतह से 397 मीटर नीचा है। 397 मीटर नीचा है। और भी अगर तुम विचार कर लो इस मुद्दे पे, तुम और सोच लेते हैं। सागर में उच्चतम और निम्नतम स्थल की बात करते हैं। देखना जरा, मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये पृथ्वी क्या हो, ठीक। और पृथ्वी के ऊपर हमने कहा साहब ये जो है हम बना देते हैं, सफेद रंग बना देते हैं। ये बना दिया मैंने, कोई पर्वत है, ये पठार हो गया, ये नीचा हो गया तो मैदान हो गया। और ये हम नीले रंग से भर देते हैं पानी। ये क्या है? समुद्र है। क्या है? ये समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र भी तुम देखोगे ना तो समुद्र भी क्या है, कैसे है? एकदम नीचे। समुद्र के नीचे वाले तल में भी तो क्या है कि जो है ये तल जो है वो कहीं पर गहरा है, कहीं पर उथला है, इस तरीके से है कि नहीं है? समुद्र को ऊपर की सतह समुद्र की प्लेन हो गई, लेकिन समुद्र के नीचे तो कहीं गहरा है, कहीं प्लेन है, कहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा? भाई मैंने कहा कि साहब ये पानी भरा हुआ है, लेकिन जमीन नीचे थोड़ी एकदम प्लेन होगी। जमीन तो ऐसी हो सकती है, ऐसी 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 ऐसी, कैसी हो सकती है? ये पानी के नीचे की बात कर रहा हूं मैं। जो पानी है, जो किनारा होगा जहां मैं लगा तो ही, ठीक है। जहां खड़ा है पप्पू, जहां पप्पू खड़ा है, पप्पू के घूटे घूटे पानी। कितने पानी? घूटे घूटे। पप्पू बम मोड़ो, पप्पू रंगत रंगत आओ तो उपजो आगा पप्पू को, जहां दोबारा से मुंह लीटी आई। काम कर रहा तुम। सबसे गहरा गर्त जो हैगा मेरियन ट्रंच, कितना है? 11,033 मीटर, ठीक है। वो जो पप्पू रंगत रंगत आगा जो इतने जो हमने खत्म कर दो जी, जहाँ जो जहाँ आगा वो, जैसे पप्पू पहुंचो कहाँ पे? एवरेस्ट पे। कहाँ पहुंच गए? सो यो कितना है? यहाँ से 8,850 मीटर। पप्पू अबे कहाँ है? तो 11,033 मीटर नीचे जहाँ है तो पप्पू। अब पप्पू कहाँ पहुंच गए? पप्पू यहाँ खड़ा है। ये क्या आएगी? भूपरपट्टी। भूपरपट्टी है ना ये, सबसे निचला और सबसे ऊंचा दोनों बिंदु में अंतर देखो कितना हो गया। ये 11,033। ये भैया नाप कहां से रहे हैं अपन? वाटर लेवल्स। कहां से नाप रहे हैं? वाटर लेवल, वाटर लेवल से, ठीक है। तो 11 यानी कि मैंने कहा साहब 8,850, और जहां मैं जोड़ दो कितने? 11,033 कितने हो गए?
चाहे 11 मान लो, चाहे 9 मान लो, तो 11 और 9 कितने हो गए? 20। 20 किलोमीटर का अंतर है। काय में अंतर है 20 किलोमीटर को? भूपर पट्टी के सबसे निम्नतम स्थल में और सबसे उच्चतम स्थल में। हमारी पृथ्वी में इतनी ऊंचाई नहीं चाहिए कि 20 किलोमीटर का अंतर है। 20 किलोमीटर नीचे गहरा है मेरियन ट्रेंच, और 20 किलोमीटर ऊंचा है क्या? अब नेक और चलो मैं आगे बढ़ जाऊं। जो तुम माउंट एवरेस्ट पहुंच गए थे, अब माउंट एवरेस्ट से तुम उतर के आए तो नीचे आ गए जहाँ जो पठार है वो, जो मैदान है वो, और जो है वो का, जो है वो मृत सागर का है वो। ये है मृत सागर। क्या है? मृत सागर। मृत सागर कहाँ है? अब मृत सागर हम जोड़ने वाली सीमा पे है। भाई जो पानी से भी, अगर पानी से तुम जाके देखोगे तो पानी नेक ऊपर आ गया, पानी नेक ऊपर आ गया। और जा जगह की जो गहराई है ना, जब वाटर लेवल से अगर जहां से नापेंगे तो कितनी आ रही है? 397 मीटर। माइनस में मान लो जाए, माइनस से तात्पर्य क्या है? समुद्र तल से भी नीचे। कितना नीचे? 397, 397 मीटर। अब देखना 8,850 ऊपर और 397 नीचे। 8,850 और 397 कितने हो गए? या 8,850 और 9,000 कुछ, यानी कि स्थल मंडल के ऊंचे और नीचे हिस्से में लगभग 9 सवा 9 किलोमीटर का क्या है? अंतर है। जबकि भूपर पट्टी में 20 किलोमीटर का अंतर है। कितने का अंतर है? ये बात सही में बैठ रही है क्या आपके दिमाग में? मैंने कहा कि नोट्स का हमने एक पन्ना नहीं खोला और हम केवल बतरान ही कर रहे हैं, और अबे बतरान ही बतरान में कम से कम एक दिन और चलो जाए वो जब बतरान बिल्कुल फालतू नहीं है, यही बतरान है कि तुम्हें आगे समझ भी पढ़ भी के लान तैयार कर पाएगी, है ना? तुम्हें वहां आगे तुम्हें हर चीज जब हम पढ़ेंगे नोट्स में से, तो फिर तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा जो कल लिख रहा है, क्योंकि आप सारी चीजें ऑलरेडी समझ चुके होगे।